तो आइए जानते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो जब सबसे पहले पूछा जाता है कि कंप्यूटर्स इवॉल्व कैसे हुए, तो आप देखिए कंप्यूटर्स के जनरेशन को जनरली डिफाइन किया गया है 5 टाइप्स में, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। अब हर जनरेशन का अपना अपना एक अलग टाइम रेंज था। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, हो सकता है अलग अलग बुक्स में आपको 1 या 2 साल आगे पीछे का दिखाए। तो मतलब क्या होता है कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। मान लीजिए 40 से स्टार्ट हुआ था, तो कुछ लोग 40 से ही उसे फर्स्ट जनरेशन मानना चालू करेंगे, मतलब जिस समय से उसके ऊपर काम होना चालू हो गया था। मगर कुछ लोग उसे तब से मानते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब वो रजिस्टर हुआ तो उस समय से उसे लीगली मानते हैं। तो इसीलिए 1 या 2 वर्ष का आपको इसमें डिफरेंस दिख सकता है, जो नंबर ऑफ ईयर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, बट ओवरऑल इसी के आसपास सारे के सारे रिवॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से है? 1940 से लेके 1956 तक, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स, राइट। वैक्यूम ट्यूब्स जो यूज होता था, अब इसका फीचर क्या था? ये फिक्स्ड पॉइंट एरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता था उस समय जब ये नया नया कंप्यूटर जो बना था वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से। वो बहुत ही बेसिक था और आपका कंप्यूटेशंस के काम में आता था। और फिर आपका उसका लैंग्वेज क्या था? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जनरली वो यूज करता था, ठीक है। और अगर उसका एडवांटेजेस या फीचर्स आप बोलेंगे तो वो एक सिंपल आर्किटेक्चर बना था, क्योंकि नया नया बन रहा है तो कोई भी चीज आप नया बनाएंगे तो वो बहुत बेसिक ही होगा, राइट। उसके बाद उस पर इवॉल्वमेंट होगा, बहुत सारे काम उस पर होंगे, फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। इसीलिए उसका आर्किटेक्चर जो था बहुत सिंपल था और वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था। मान लीजिए आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन जो चाहिए उसे ऑपरेशन करने के लिए, तो वो ऑपरेंड को और ऑपरेटर दोनों को स्टोर करने में सक्षम था और उसे इसीलिए वो उसे कैलकुलेट भी कर पाता था और वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए काम में आता था उस समय, ठीक है। बट उसका डिसएडवांटेज क्या था? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब से बने थे, उनका डिसएडवांटेज ये था कि वो बहुत ही हेवी साइज के थे, बहुत ही बल्की साइज के थे। यदि आप जाकर किसी भी इमेज में गूगल में सर्च करें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इमेज आप अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वो बड़े बड़े रूम्स में रखे जाते थे। आज जो सीपीयू आपके एक सिंपल डेस्कटॉप पे रख दिया जाता है, उस समय इतना सिंपल नहीं था। अलग अलग रूम्स में अलग अलग कंपोनेंट्स रखे जाते थे, इतने बड़े होते थे, इतने बल्कि होते थे। और साथ साथ वो बहुत ही अनरिलायबल था। अनरिलायबल क्यों था? क्योंकि नया नया बन रहा है तो बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं। डिफेक्ट्स जो आते थे उन्हें फिक्स करना पड़ता था, फिर आगे बढ़ाना पड़ता था। और साथ में वो कॉस्टली भी था। अब कॉस्टली तो होगा ही, अगर आपको मल्टीपल रूम्स में रखने हैं तो आपका रूम का भाड़ा है, कंपोनेंट्स इतने बड़े बड़े हैं तो कंपोनेंट्स का अपना एक अलग कॉस्ट है। तो इसी तरह से वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थे और उनको मेंटेनेंस की भी बहुत जरूरत थी, साथ साथ एयर कंडीशनिंग की भी जरूरत थी। अब आप सोचिए 1940 में अगर एयर कंडीशनिंग करनी हो तो वो क्या हो सकता है, आप खुद ही सोच लीजिए। तो इसीलिए वो मेंटेनेंस का भी उन्हें रिक्वायरमेंट था, वो कॉस्टली भी थे और साथ साथ अनरिलायबल भी थे। मान लीजिए एयर कंडीशनिंग फेल हुआ तो आपका सिस्टम हो सकता है कि वो सही से काम करना बंद कर दे, तो इसीलिए अनरिलायबल भी था और बल्कि था। तो ये हो गए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। अब यदि आते हैं हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट होता है अराउंड 1956 टू 1963, राइट। और इसमें यूज क्या किया गया था? इसमें डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे और आपका मैग्नेटिक डिस्क या फेराइट कोर्स यूज किया गया था, ठीक है। तो ये आपके हार्डवेयर या टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ था वो है। अब इसमें क्या होता था? इसमें इस फीचर को यूज करके, इस हार्डवेयर को यूज करके आपका जो उसका फीचर आता था वो फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक तक कैलकुलेट कर सकता था, राइट। और लैंग्वेजेस जो यहाँ पर यूज हुए, अब यहाँ पर आ गए थे हाई लेवल लैंग्वेजेस, आपके आ गए थे। हाई लेवल लैंग्वेजेस मींस आप इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस में लिख सकते थे। जैसे कि हमने आपको हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस बता दिया है, वीडियो ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं कि क्या होता है हाई लेवल और लो लेवल। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये लिखा जा सकता था और सब रूटीन्स का भी इंट्रोडक्शन आ गया था यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका इसका फीचर था सॉफ्टवेयर का। अब जो
एडवांटेज है, एडवांटेज क्या था कि अब इवॉल्व हो गया था, तो साइज जो है धीरे धीरे कम हो रहा था। तो स्मॉलर साइज था किससे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में फास्टर भी था, और साथ साथ जो हीट प्रोड्यूस करता था वो भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में कम था। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज तो फर्स्ट जनरेशन से ही यूज हो रहा था, यहाँ पर आपका असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेजेस और सब रूटीन का भी इंट्रोडक्शन हो चुका था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या था कि डिसएडवांटेज में क्या था, यहाँ पर भी अभी मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट कम नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट पहले जनरेशन से कम हो गया था, बट स्टिल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अभी भी जो साइज थे वो काफी बड़े थे, कम हो गए थे बट स्टिल साइज बड़े थे, और एयर कंडीशनिंग अभी भी रिक्वायर्ड था। और क्योंकि अब कोई भी चीज बनता है तो जब तक वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए फिजिबल नहीं हो तब तक उसका मतलब सक्सेस होना जो है थोड़ा कम माना जाता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो कमर्शियल प्रोडक्शन जो है मतलब इंडिविजुअल बिजनेसेस या इंडिविजुअल पर्सन के लिए उतना पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए वो कॉस्टली भी थे और डिफिकल्ट थे बनाने में। तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यदि आते हैं तो ये स्टार्ट होता है अराउंड 1964, 1964 से लेके अर्ली 1970 के आसपास तक, मतलब 1970 के आसपास तक। और यहाँ पर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ था वो क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज, और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। आईसीज जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसके वजह से काफी इवॉल्वमेंट आया है कंप्यूटर में विथ पासिंग जनरेशंस, राइट। तो जब इंट्रोडक्शन हुआ आईसी का और उसके साथ मैग्नेटिक टेप्स एज अ सेकेंडरी मेमोरी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो काफी कुछ बदल गया कंप्यूटर की दुनिया में। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आ गए थे एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई मतलब हो गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई मतलब हो गया मिडिल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका आता है इसमें थर्ड जनरेशन में। अब यहाँ पर थर्ड जनरेशन में क्या क्या आ गया था, यहाँ पर माइक्रो प्रोग्रामिंग भी किया जा सकता था। मतलब अब देखिए पहले में आपका क्या था, सिर्फ फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता था, फिर आया फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन, और उसके बाद अब थर्ड वाले में क्या था, माइक्रो प्रोग्रामिंग और पाइपलाइनिंग और कैश मेमोरी का इंट्रोडक्शन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक हो गया था। तो इसीलिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और अब इसके एडवांटेजेस क्या थे, अब साइज जो है वो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन कम हो रहे थे, अब बहुत ही स्मॉलर साइज में आने लगे थे, अब थोड़ा थोड़ा रिलायबल भी हो गए थे, और साथ में अब कमर्शियल प्रोडक्शन भी थोड़ा चीपर हो गया था कंपेयर टू फर्स्ट टू जनरेशंस। और इसे अपग्रेड करना जो था बहुत इजी था, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है उसे अगर अपग्रेड आप कर सकते हैं तो वो जनरली एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो यहाँ पर अपग्रेड करना इजी हो गया था प्रीवियस टू जनरेशन से, इसीलिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इंटीग्रेटेड सर्किट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बट अभी क्या था कि जैसे जैसे ये सारे चिप्स और ये सब इंट्रोड्यूस हो रहे थे, अब मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी बढ़ती गई, क्योंकि आपको आईसीज के बारे में नॉलेज चाहिए, नॉलेज रिक्वायर्ड होना चाहिए जो भी उस पर काम कर रहा है। तो एक स्किल्ड वर्कर वहां पर चाहिए, स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए जो उसे बनाए, उसे सेटअप करे और उसको देखभाल करे, मेंटेनेंस करे, राइट। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में अब डिफिकल्टी थी, और साथ साथ एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड था अभी भी, क्योंकि जो सिस्टम्स थे वो काफी गर्मी छोड़ते थे। मतलब अभी भी आप देखिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप यदि घर में है तो आप देखिएगा वहां से अभी भी मतलब आप कोई हेवी टास्क करें, गेम खेलें या फिर वीडियो रेंडर करें या कुछ ऐसा करें, तो आप देखिएगा बहुत सारा हीट जनरेट होता है वहां अभी भी। बट उस समय जो था काफी ज्यादा हीट जनरेट करता था, तो इसीलिए एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट थी। और अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में अब आते हैं, और ये अराउंड स्टार्ट होता है कब, 1970 से 1970 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन क्या हुआ था, आईसीज के साथ साथ लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल आईसीज का इंट्रोडक्शन हो गया था। मतलब अब देखिए आईसीज में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है,
आईसीज में इवॉल्वमेंट हो रहा है, और जैसे जैसे आईसीज इंप्रूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपका सिस्टम जो है वो और भी पावरफुल होता जा रहा है। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्योंकि लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल आईसीज यूज हो चुके थे, इसीलिए अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, और ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और पैरेलल लैंग्वेजेस और आरआईएससी टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर है। आरआईएससी मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये सब का इंट्रोडक्शन हो चुका था कब, फोर्थ जनरेशन में। और अब ये जो कंप्यूटर्स थे वो इजी टू यूज थे, काफी इजी टू यूज थे, स्मॉल भी हो गए थे, छोटे और छोटे हो गए पहले वालों से, और रिलायबल भी होते जा रहे थे। साथ साथ मेंटेनेंस अब जो है वो बहुत ही हद तक कम लगने लगा था, तो मेंटेनेंस फ्री हो गए थे टू ग्रेट एक्सटेंट। अब पावर भी लेस रिक्वायर्ड होता था, और कमर्शियल प्रोडक्शन जो था वो थोड़ा इजी हो गया था, और फास्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता था। और यही वो रीजन है, वह यही वो पीरियड है जब बहुत सारे आईटी कंपनीज जो हैं वो इवॉल्व किए। आप देखेंगे 1970 टू 1985 के आसपास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो एस्टेब्लिश हुए थे, और फिर वहीं से मेजर रेवोल्यूशन आना चालू हुआ कंप्यूटर के फील्ड में, राइट। अगर आप किसी भी नोन कंपनी की हिस्ट्री उठाकर देखें, आईटी कंपनी की, फॉर एग्जांपल आप टीसीएस ले लीजिए, या फिर आप इन्फोसिस ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, जो कि वेल नोन मास हायरिंग कंपनीज हैं, तो उनके एस्टेब्लिशमेंट कुछ आसपास इसी के आसपास होंगे। तो आप ये क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय ये जो एलएसआईसी और वीएलएसआईसी था, इससे कंप्यूटर्स जो है वेरी इजीली मतलब पावरफुल कंप्यूटर्स बनने लगे थे, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हेल्प करने लगे थे, और यहीं से वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक जो ट्रेंड था वो स्टार्ट हुआ, और आज वो काफी हद तक आगे निकल चुका है। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या था, यहाँ पर एडवांस्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक स्किल लगता था टू डेवलप दिस एलएसआईसी और वीएलएसआईसी, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी कॉम्प्लेक्स थे, इसीलिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो टेक्निकल रिसोर्स चाहिए था वो भी अवेलेबल नहीं था उस समय। तो आप अगर पीछे जाकर हिस्ट्री में देखेंगे तो इस टाइम के अराउंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ये सब की बहुत जरूरत नहीं होती थी। आदमी जिसने बीएससी किया था या फिर बीए बीकॉम जिसने किया था, उन्हें भी ये ले जाकर हायर करते थे और ट्रेन करते थे इन सब चीजों पर काम करने के लिए। आज तो आपको मतलब इजिली आपको नहीं लेंगे यदि आप बीए बीकॉम या बीएससी किए हैं। बीएससी को तो फिर भी ले लेते हैं, बीएससी इन कंप्यूटर्स को, बट उतना इजीली हायर नहीं करते थे। बट उस समय क्या था, क्योंकि मैन स्किल कम था, इसीलिए आदमी को लेके जाते थे और उन्हें ट्रेंड करते थे इन सब चीजों पर काम करने के लिए। तो ये था आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। ये स्टार्ट होता है अराउंड 1979 से फ्यूचर तक, मतलब अभी भी चल रहा है। अभी आप लेटेस्ट आपने सुना होगा चैट जीपीटी और ओपन एआई करके एक बहुत ही तेजी से ट्रेंड में हुआ था, जो कि माना जाता है कि वो बहुत सारे काम खुद ही कर सकता है, और बहुत लोग डर भी रहे हैं कि क्या उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, उनके जॉब को चैट जीपीटी हटा देगा या नहीं हटा देगा। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है जिस पर डिस्कशन हो सकता है और काफी मतलब चर्चा हो सकती है इसके ऊपर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था, 1979 से फ्यूचर, अभी मतलब चलेगा आगे भी। और इसमें क्या हो गया था, अब देखिए आईसी था, लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल आईसी था, अब आया अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। मतलब आईसी का इवॉल्वमेंट आप देखिए, ये जो आईसी इवॉल्व हो रहा है इसी की वजह से कंप्यूटर जो है पावरफुल से मोर पावरफुल की तरफ बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर आप अब मल्टीमीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का काफी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत से बड़े बड़े टास्क को कंप्लीट करने में, और आज ये हो भी रहा है। आप देखिए एम्बेडेड सिस्टम्स आ गए हैं, मैसिव पैरेललिज्म आ गए हैं, तो इस तरह से ये सारे चीज अभी यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट सेकेंड में, उसके बाद माइक्रो प्रोग्रामिंग पाइपलाइनिंग आया, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर्स आया। अब यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम्स और मैसिव पैरेललिज्म आया, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टाइप के
और भी कॉन्सेप्ट्स आए जिन्हें यूज होने लगा, क्योंकि अब जो सिस्टम्स प्रोड्यूस हो रहे थे, कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो इतने कैपेबल थे कि ये सारे चीज वो हैंडल कर सकते थे। और अब कंप्यूटर्स जो थे मोस्ट चीपर थे, रिलायबल थे, इजी टू यूज देन प्रीवियस ऑल जनरेशंस, अभी मल्टीटास्किंग भी करने लगे थे और बहुत ही पावरफुल भी हो गए थे, और इनका अपना भी इंटेलिजेंस था। और यदि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो आप काम करते टाइम ये सब खुद सेंस कर सकेंगे कि आपका सिस्टम कितना इंटेलिजेंट है और कितना पावरफुल है, राइट। तो ये हो गया जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब फिफ्थ जनरेशन का एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर फिर से स्किल्स जो है वो आपका अपग्रेड करना होगा। जो टेक स्किल्स यहाँ पर काम कर रहे थे, अब वो नॉर्मली जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स लाइक जावा, सी प्लस प्लस या और भी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क्स में काम कर रहे थे, अब उन्हें अपग्रेड करके अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऐसे चीजों को भी सीखना पड़ेगा ताकि वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर सकें। अदरवाइज वो इस पर काम नहीं कर पाएंगे और वो सिर्फ एक उपभोक्ता बन के रह जाएंगे। दे विल नॉट बी अ प्रोड्यूसर बट अ कंज्यूमर ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पर अपग्रेड करने की जरूरत है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में डिसएडवांटेज अगर आप बोलेंगे तो यही है कि स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो काफी ज्यादा हद तक एडवांस्ड स्किल चाहिए इसे यूज करने के लिए और बनाने के लिए भी, ठीक है। अब एग्जांपल्स के तौर पर आए तो आप देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप ये अगर कोई पूछता है तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स में। तो होप ये चार्ट आपको हेल्प करेगा टू एक्सप्लेन, किसी भी जनरेशन के बारे में बोला जाए या किसी भी जनरेशन को कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो आप इजिली ये कर पाएंगे, राइट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड, और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और साथ साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।